हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी कहानी का आगे का भाग आपको सुनाऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो इस कहानी में ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं आया जिससे ये कहानी आपको मोटिवेट करे। पर रुकिए रुकिए रुकिए, अभी तो कहानी शुरू हुई है। आगे आगे सुनते जाइए। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी आपको खुद एहसास होगा कि ये कहानी आपको आगे बढ़ने के लिए कितना मोटिवेट करेगी। और शायद कहीं ना कहीं ये कहानी हर उस इंसान से जुड़ी हुई है जो लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मनोज का परीक्षा का रिजल्ट अभी नहीं आया था। एक सुबह बल्ले के घर के दरवाजे पर गांव में क्रिकेट खेलने वाले लड़के जमा हो गए। मनोज भी इस टीम का अच्छा खिलाड़ी माना जाता था। वह शॉट मारने के लिए नहीं बल्कि बॉल को रोकने के लिए माहिर था। जब टीम जल्दी जल्दी आउट होती थी तब वह क्रीज पर जाकर विकेट गिरने से रोक सकता था। बल्ले ने लड़कों से कहा, आज जौरा में टूर्नामेंट है, 100 रुपये एंट्री फीस है, 10 रुपये की बॉल आएगी, इसलिए सबको 10-10 रुपये देने हैं। मनोज जानता था उसके लिए 10 रुपये जुटाना इतना आसान नहीं है। 7 महीने पहले अक्टूबर में पापा डिंडोरी से आए थे, तब माँ को 10,000 रुपये दे गए थे। 7 महीने में सब रुपए खर्च हो गए। तब से ना पापा आए ना ही उनकी तनख्वाह भेजी। मम्मी अब उधार मांगकर घर चला रही हैं। इसी भरोसे घर चल रहा है कि पापा के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। क्रिकेट की मीटिंग में अचानक मनोज के सामने उसके घर की दीनहीन और जर्जर दशा का दृश्य आ गया। घर में घुसने से पहले उसने देखा कि मम्मी पड़ोस की ताई से उनके दरवाजे पर बात कर रही हैं। छोटा भाई कमलेश घर में नहीं है। या तो वह उस सड़क किनारे पुलिया पर बैठा होगा या बिना कहे जौरा निकल गया होगा। निरुद्देश्य आवारा घूमना ही इसका शौक है। मम्मी की बैठक खत्म हो गई थी। उन्हें मजबूरन घर आना पड़ा। मनोज ने पूछा, मम्मी 10 रुपए दे रही हैं क्या? मैच खेलबे जानो है। मम्मी ने चिढ़ते हुए उत्तर दिया, मुझे पाए ना है पैसा। तेरे बाप ने तो 7 महीना से मुंह ना दिखाओ, मैं उधार मांग के घर चला रही हूँ। मनोज को लगने लगा कि उसका खेलना अब मुश्किल है, लेकिन मन की निराशा को दूर करते हुए उसने किसी उम्मीद के भरोसे सफ़ेद मटमैले पड़ चुके कपड़े के जूते पहने और लगभग दौड़ते हुए टीम के पास पहुंच गया। जौरा के मंडी मैदान पर टूर्नामेंट का आयोजन रखा गया था। टीम के बैठने और कमेंट्री के लिए एक टेंट लगा दिया गया था जिसमें 50 प्लास्टिक की कुर्सियां डाल दी गई थी और 12 लोगों की टीम में मनोज को छोड़कर सभी ने फीस दे दी थी, इसलिए उसे आज खेलने का मौका नहीं मिला। टीम में जगह न बना पाने के कारण उदास मनोज टेंट के नीचे कुर्सी पर बैठ गया। कमेंट्री की बागडोर जौरा के दयाल बैंड में गाना गाने वाले पप्पू सिंह के हिस्से में आई। उसने कमेंट्री करना शुरू की। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो, मैच शुरू हो रहा है। मैच का मजा लेने वालों से गुजारिश है कि बैठ जाएं। ए लाल शर्ट पिच पे मत चले, काली शर्ट वो गाय घुस रही है मैदान में, जल्दी हटा। आंखों देखा वर्णन शुरू हो चुका था। मैच के मुख्य अतिथि एसडीएम साहब काम में फंसे हैं, इसलिए वे बाद में आवेंगे, कमेंट्रेटर ने घोषणा की। 10 ओवर के मैच में टॉस बिलग्राम ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। विरोधी कैलारस की टीम ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 112 रन बना लिए। बिलग्राम की तरफ से बल्ले और प्रकाश ने ओपनिंग की। बल्ले ने पहली 2 बॉल पर 2 चौके जड़ दिए। तभी टेंट में कुछ हलचल हुई। कमेंटेटर पप्पू सिंह ने उत्साह से घोषणा की, मुख्य अतिथि एसडीएम साहब आए हैं, मैच रोक दो। एसडीएम दुष्यंत सिंह ने खेल जारी रखने का संकेत आयोजकों को दिया, पर पप्पू सिंह ने बोलना जारी रखा। देवेंद्र अग्रवाल, एसडीएम साहब को माला पहनाएं। दुष्यंत सिंह के मना करने पर भी टूर्नामेंट के आयोजक देवेंद्र अग्रवाल ने इसी उद्देश्य के लिए पास रखी माला उनके गले में डाल दी। दुष्यंत सिंह ने कहा, अरे भाई, मैच जारी रखिए, ये स्वागत आवश्यक नहीं है, मैच डिस्टर्ब होता है। मुख्य अतिथि दुष्यंत सिंह कस्बे के इस मैच को गंभीरता से ले रहे थे। मनोज आज उन्हें नज़दीक से देख रहा था। परीक्षा के दिन उनकी नकल रोकने की कार्यवाही से भले ही उसे नुकसान हुआ हो, पर उनके दबंग व्यक्तित्व से वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने खड़े होकर उन्हें नमस्ते किया। उन्होंने भी मुस्कुराकर उसके अभिवादन का उत्तर दिया। मैच फिर शुरू हो गया। उत्साहित पप्पू सिंह ने खेल को देशभक्ति से जोड़ते हुए मोहम्मद रफ़ी की 2 लाइनें गा दी, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दुष्यंत सिंह को खेल के बीच गाना सुनने से व्यवधान महसूस हुआ। उन्होंने पप्पू सिंह से कहा, कमेंट्री करो, गाना क्यों गा रहे हो?
पप्पू सिंह ने आदेश का पालन करते हुए कमेंट्री जारी रखी। बिलग्राम के 2 विकेट गिर गए हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी के खेत में भैंस घुस गई थी, इसलिए वे जल्दी में थे। इस तरह की कमेंट्री सुनकर दुष्यंत सिंह के चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए। 7 ओवर में बिलग्राम के 55 रन में 5 विकेट हो गए थे। एक तरफ से बल्ले 40 रन पर अभी भी खेल रहा था, पर दूसरी तरफ से विकेट लगातार गिर रहे थे। मनोज को लग रहा था कि इस समय दूसरे छोर पर वह होता तो विकेट बचा सकता था और उसके गांव की टीम आज जीत सकती थी, लेकिन 10 रुपए के अभाव में उसने गांव की टीम हार रही थी। वह इसी मानसिक जद्दोजहद में था, तभी अचानक पप्पू सिंह ने अपनी माइक कुछ देर के लिए उसे थमा दी और बहुत देर से रुके हुए काम को करने को चला गया। मनोज ने माइक पर अपने मन में चल रही उथल पुथल को शब्द देने शुरू किए। इस समय बिलग्राम की टीम बहुत नाजुक स्थिति में है। कप्तान बल्ले की कमजोर रणनीति उनके लिए परेशानी का कारण बन गई है। उनकी अच्छी बैटिंग के बावजूद दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे हैं। इस समय एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो दूसरे सिरे पर विकेट रोक कर खेल सके, पर बिलग्राम की टीम में रुककर खेलने वाला कोई बल्लेबाज दिख नहीं रहा है। कमेंट्री का अंदाज बदल चुका था। मजाक और हंसी की जगह अब कमेंट्री गंभीर और विश्लेषण परक हो रही थी। दुष्यंत सिंह का ध्यान अचानक बदली कमेंट्री पर गया। वह इस तरह की कमेंट्री से प्रभावित दिखाई दिए। पप्पू सिंह अपने उस काम को करके वापस आ गया। उसने मनोज से माइक लिया। तभी दुष्यंत सिंह ने आदेश के स्वर में पप्पू सिंह से कहा, उस लड़के को बोलने दो, तुम उधर बैठो। मनोज के मैच न खेलने का दुख एसडीएम की इस तारीफ से खत्म हो गया। उसने मैच खत्म होने तक उत्साह से कमेंट्री जारी रखी। अंतिम विकेट गिर गया। बिलग्राम की टीम हार गई। सर झुकाए बल्ले और दूसरा खिलाड़ी वापस टेंट की तरफ आ रहे थे। मनोज ने कविता के माध्यम से अपनी बात कही, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बल्ले ने अपनी टीम को अकेले जिताने की भरपूर कोशिश की, इसलिए आज का मैच बल्ले के अकेले संघर्ष के लिए याद किया जाएगा। हार के बावजूद बल्ले के लिए ताली बजनी चाहिए। मनोज की कमेंट्री के कारण सभी लोग बिलग्राम की हार को भूलकर बल्ले की बैटिंग पर ताली बजाने लगे। उसने अपनी कमेंट्री से अपने गांव का सम्मान जौरा में बचा लिया। दोनों टीमों को प्रमाण पत्र बांटने के बाद एसडीएम ने मनोज से कहा, तुम अच्छा बोलते हो, शाबाश, क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, मनोज कुमार शर्मा। बिलग्राम की टीम बल्ले के टेम्पो में बैठकर वापस अपने गांव की ओर चल दी। अपनी तारीफ के लिए हमेशा लालायित रहने वाले मनोज की दुष्यंत सिंह ने आज भरपूर तारीफ की थी। एक दीवानापन सा उसके दिल पर छा गया। मनोज के पिता रामवीर शर्मा को गाँव आए 1 महीना हो चुका था। वेतन के रुके पैसे मम्मी को मिल गए थे। मम्मी ने उधार पटा दिया, लेकिन वो पापा की आदत जानती थी कि उन्हें घर की चिंता कभी नहीं रही। नौकरी पर जाते हैं तो महीनों घर लौट कर नहीं आते। अब घर आए हुए भी उन्हें 1 महीना हो गया, पर नौकरी पर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। राज्य सरकार के कृषि विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर क्या इतनी छुट्टी मिलती है कि 1-1 महीने नौकरी पर न जाया जाए? मम्मी ने एक दिन पिताजी से ऊंची आवाज में पूछ ही लिया, अब नौकरी पे कब जाओगे? पिता की नौकरी करने पर के अंदाज पर किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं था उनको। उन्होंने इस ऊंचाई के स्वर में जवाब दिया, तू काम कर अपना, तू क्या जाने नौकरी कैसे करते हैं? तेरे खानदान में कौन ने करी है नौकरी? गंवारन पढ़। मम्मी अपने खानदान पर पिता के कटाक्ष से तिलमिला गई। मेरे खानदान में तो ना करी, पर तुम कैसी नौकरी कर रहे हो? मैं जानती हूँ, साल साल भर गायब रहते, यहाँ कौन के भरोसे छोड़ जाते हमें। लेकिन पिता इस तरह की खरी खोटी से डिगने वाले इंसान नहीं थे। वे मम्मी की तरफ ध्यान दिए बिना सरकारी कागजों को पढ़ते रहे। तभी उनका भाई श्याम सुंदर आ गया। श्याम सुंदर ने पलंग पर बैठते हुए अपने बड़े भाई रामवीर को संबोधित करते हुए कहा, भाई साहब, मनोज फेल हो गए हो। उसे उम्मीद थी कि भाई साहब मनोज के फेल होने की खबर सुनकर दुखी हो जाएंगे, लेकिन वो अपने भाई की सूचना से अप्रभावित रहे। उन्होंने अपने सामने फैले कागज समेटकर पलंग के नीचे रखे संदूक में जमाए और उठकर जाने लगे। पिता के इस पलायन को देखकर श्याम सुंदर ने अपनी खबर को अधिक मसालेदार बनाते हुए फिर से कोशिश की, हिंदी छोड़ सब विषय में फेल हो गए हो। पिता को देखकर लग रहा था कि उन्हें अपने बेटे के फेल होने की नहीं, किसी अपरिचित के फेल होने की खबर दी जा रही है। सुख, दुख, क्रोध, विषाद से परे उनका चेहरा पूर्ववत उजड़ बना रहा। फेल, पास, यश, अपयश, उन्नति, अवनति, हानि, लाभ से परे था उनका व्यक्तित्व। उन्होंने श्याम सुंदर को अनसुना कर बक्से में छोटा सा ताला लगाया
उसे एक दो बार हिलाया और बक्से को पलंग के नीचे सरका कर बाहर जाने लगे। श्याम सुंदर मनोज के फेल हो जाने से जैसे रोचक विषय पर शायद लंबी चर्चा करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने फिर से कोशिश की। गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 10 नंबर भी न छू पाए हो। अंग्रेजी में 50 में से 12 नंबर आए हैं। मजबूत दिल के पिता ने अपने पुत्र की इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी अनसुना कर दिया। पिता को चुप देखकर माँ ने बोलना शुरू किया, मोड़ा फेल है गयो और इनके कान पे जू भी न रेंगती। पिता ने जब ये उलाहना सुना तो वह सिगरेट सुलगाकर पलंग पर बैठ गए। उन्होंने 2-3 लंबे कश खींचे और श्याम सुंदर के चेहरे की ओर देखा। श्याम सुंदर ने अपने बड़े भाई को उनके कर्तव्य याद दिलाने शुरू किए। मैंने तो पहले ही कही थी कि मनोज को अपने साथ ले जाओ, साथ रहेगो तो कुछ पढ़ लिख लेगो, गांव में तो आवारागर्दी ही करेगो, है गयो फेल। मनोज 8वीं क्लास तक पिता के साथ ही रह रहा था। रायपुर, गरियाबंद और फरसाबाद में पूरा परिवार साथ रहा, लेकिन 4 साल से मनोज, कमलेश, छोटी बहन रजनी और मम्मी को गांव में ही रहना पड़ रहा है। पिता उन्हें अपने साथ डिंडोरी नहीं ले गए। मनोज ने पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी 4 साल गांव में रहकर बर्बाद कर दिए। कमलेश को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, उसने तो 8वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। रजनी तो लड़की थी, पिता की नज़र में उसे पढ़ाई की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पिता को अब श्याम सुंदर के इस एक तरफा डिस्कशन में कोई रुचि नहीं रही। उन्होंने पलंग पर बैठे बैठे सिगरेट की राख झाड़ी और भारी आवाज में निष्कर्ष वाक्य बोला, अगले साल हो जाएगा पास। इतना कहकर वह लापरवाही और झूमती हुई चाल से सीढ़ियों से उतरने लगे। उतरते उतरते उन्होंने मम्मी से कहा, 10 बज गए, नाश्ता कब बनावेगी? भूख मारवे को विचार है का? मनोज को जब पता चला कि वो हिंदी को छोड़कर सभी विषय में फेल हो गया तो वह दुखी होकर पुलिया के किनारे हनुमान जी के मंदिर में बैठा काफ़ी देर तक आंसू बहाता रहा। हिंदी के पेपर में उसे 100 में से 62 नंबर मिल गए थे। हिंदी सरल होने के अलावा उसकी रुचि का विषय था। उसे उपन्यास, कविता, कहानियाँ पढ़ने का शौक था, लेकिन हिंदी अकेले उसका बेड़ा पार नहीं लगा सकती थी। अंग्रेजी ने भी धोखा दे दिया था। माय बेस्ट फ्रेंड पर ऐसे लिखते समय केवल पहली लाइन उसने ठीक लिखी थी, माय बेस्ट फ्रेंड इज राकेश। इसके बाद उसे गलत स्पेलिंग और टेंस का सहारा लेना पड़ा। वह 2-3 लाइन के आगे नहीं लिख पाया। मंदिर से बाहर निकलकर वह अपने दोस्त राकेश के घर चला गया। दुखी मनोज को राकेश ने सांत्वना देते हुए कहा, अब तो दिन भर रह गए हो, कब तक मुंह लटकाए रहोगे? विष्णु फर्स्ट डिवीजन पास हो गया था। उसे अपने पास होने की खुशी थी और मनोज को सांत्वना देना भी उसकी मजबूरी थी। उसने मनोज से कहा, मैंने तो पहले ही कही थी कि पढ़ ले, नकल को कोई भरोसा ना है। मनोज ने विष्णु को समझाइश का उत्तर देते हुए कहा, मोए समझ ही ना आते, गणित के सवाल कैसे पढ़ लूँ। तीनों मित्र बात करते करते मनोज के दरवाजे के सामने कुएं पर पहुंच गए। कुएं पर महिलाएं पानी भर रही थी। बूढ़ी महिला ने मनोज से कहा, ए लल्ला, तू आ गयो? मनोज के द्वारा बाल्टी खींचने के बाद अब आदत के अनुसार बूढ़ी महिला ने अपना रटा रटाया आशीर्वाद उसे दे दिया। लल्ला, तू फर्स्ट ते पास होएगो। मनोज ने आशीर्वाद सुना और तो निराश फीकी हंसी उसके होठों पर आ गई। पास खड़े चाचा श्याम सुंदर ने भी बुढ़िया का आशीर्वाद सुन लिया। उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने आसपास खड़े लोगों को सुनाते हुए तेज आवाज में बोलना शुरू किया, अरे ताई, अब का फर्स्ट आवेगो? मनोज तो पास ना हो पायो, फर्स्ट की तो बात ही दूर है। मनोज अपने इस सार्वजनिक अपमान से आहत हो गया, लेकिन राकेश के दिमाग में बहुत देर से एक बात रुकी हुई थी। उसने कहा, मैं तो कह रहा हूँ पढ़ाई लिखाई में अब कछु न धरो, BA MA चप्पल चटका रहे हैं, तू तो को काम धंधो शुरू कर दे। मनोज को राकेश का विचार तो अच्छा लगा, पर वह अपने घर की आर्थिक स्थिति जानता था। राकेश धंधे के लिए लाखों रुपए चाहिए, कहाँ से आएंगे? भविष्य के प्रति निराश और अनिश्चित मनोज अपने घर पहुंच गया। उसका छोटा भाई कमलेश कल सुबह से घर से गायब था। माँ अपने छोटे बेटे के इस तरह गायब होने से परेशान थी। माँ ने पिता से अपनी चिंता व्यक्त की तो उन्होंने कहा, सवेरे आ जाएगो, परेशान ना हो, तू रोटी बना। इतना कहकर पिता निश्चिंत भाव से छत पर टहलने चले गए। अगले दिन सुबह 7 बजे कमलेश आ गया। वह अपने किसी दोस्त के यहाँ जौरा चला गया था। कमलेश जौरा से खाली हाथ लौटकर नहीं आया था, बल्कि विचारों की नई रोशनी लाया था। आगे की कहानी हम अगले पार्ट में सुनेंगे। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि कहानी में है क्या, ट्विस्ट कब आएगा, पर धीरे धीरे सुनते जाइए, ट्विस्ट ही ट्विस्ट आएगा।
और मेरा विश्वास कीजिए, ये कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा कि शायद आप कहीं ना कहीं इस कहानी से जुड़े हुए हैं और एक दिन आप भी उस चीज़ को हासिल कर पाएंगे जिस चीज़ को ये मनोज हासिल करेगा। तो आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूर करें। थैंक यू।